नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 803 पेपर की दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 803 पेपर की पहली क्लास करा चुके हैं। जो आपकी दूसरी क्लास होने वाली 803 पेपर पूर्व बाल व्यवस्था परिचर्या एवं शिक्षा। तो इसकी आज की दूसरी क्लास है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो सभी बच्चे एक दूसरे को शेयर कर दें क्लासेस को, ताकि सभी बच्चे एक साथ जुड़ जाएँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास देख लें। और जो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो जो पहली बार जुड़ रहे हैं। ठीक है, आगे की और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास देखने के लिए आपको डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास देखने को मिलेगी 8 PM। अगर आप टाइम चेंज कराना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें 6 PM देखनी क्लास, या 7 PM या 5 PM या 8 PM या 9 PM। जब आप चाहेंगे तभी आपकी क्लासेस रेगुलर आती जाएंगी, लेकिन टाइम ज़्यादातर बच्चों का एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप टाइम कमेंट कर सकते हैं। अगर आप में से कोई बच्चे ऐसे हैं जो 8 PM नहीं जुड़ पाते हों, वो कमेंट करें। आपके लिए 6 PM, 7 PM, 8 PM जो आपको टाइम बेटर लगे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो 803 पेपर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास है, तो सभी बच्चे जुड़ जाएं। और उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देता हूं छोटी सी। अगर आपने बंटी क्लासेस के नोट्स अभी तक नहीं खरीदे हैं तो नोट्स खरीद लो। ठीक है, तो मैं आपको नंबर नोट करा देता हूँ, 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स खरीद सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। नोट्स के साथ आप ये क्लासेस देखते हैं 1 2 3 बार और 2 1 बार नोट्स पढ़ते हैं। शॉर्ट नोट्स हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के, आप उन्हें पढ़ते हैं तो आप अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं, यानी कि अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं कम समय में पढ़कर। ठीक है, तो जितने बच्चे हैं सभी को शेयर करें, आपने जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप हैं सभी स्टेटस वगैरह पे लगाओ लिंक, ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें। ठीक है, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करना भाई। आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे तो मैं भी लगेगा कि आप क्लासेस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अच्छी कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और क्लास लेके आ सकें। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालयों में प्रारंभिक अधिगम की चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, विद्यालयों में प्रारंभिक अधिगम की चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट देखें, भाषा की समस्या। पहले क्वेश्चन को समझिए आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विद्यालयों में प्रारंभिक अधिगम की चुनौतियों की व्याख्या करनी है। यानी विद्यालय, जो प्रारंभिक विद्यालय होती है, अधिगम यानी कि प्रारंभिक अधिगम यानी शुरुआत में जो सीखते हैं बच्चे, उसमें कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं विद्यालय के अंदर, उन चीज़ों के बारे में आपको बताना। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे विद्यालय यानी स्कूल, प्रारंभिक अधिगम यानी कि शुरुआत में जो बच्चे सीखते हैं, तो वो सीखने में आपको कौन कौन सी चुनौती आती हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कौन कौन सी चीज़ें सीखने में समस्याएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, उन्हीं के बारे में पूछ रहा है, आपको लिखना है। ठीक है, क्लियर, इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। पहले क्वेश्चन को तोड़ के समझेंगे। ठीक है, विद्यालय यानी स्कूल, आपके जो स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, उसमें जो प्रारंभिक अधिगम यानी कि प्रारंभिक अधिगम यानी सीखना। ठीक है, प्रारंभिक यानी कि शुरुआती जो चरण होता है उसमें जो बच्चे सीखते हैं उसमें कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं उनकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो पॉइंट के माध्यम से आपको समझाएंगे। क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है, तभी आप आंसर देखेंगे। ठीक है, तो आंसर में सबसे पहला पॉइंट है, कौन सी समस्या आती है, कौन सी चुनौतियाँ आती हैं। भाषा की समस्या। सबसे पहले भाषा की समस्या का सामना करना पड़ता है छोटे बच्चों को। घर और स्कूल की भाषा अलग होने से बच्चे समझ नहीं पाते हैं। यानी कि आप जब स्टार्टिंग करते हैं, पढ़ने जाते हैं स्कूल में या आंगनवाड़ी में, तो स्कूल की जो भाषा होती है वो अलग होती है और आपके घर की भाषा होती है वो अलग होती है। इसलिए बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है शुरुआती चरण में। ठीक है, जो भाषा की समस्या एक तो आप इसमें ये लिख सकते हैं। दूसरा, घर का सहयोग ना मिलना। ठीक है, दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं घर का सहयोग ना मिलना। इसमें माता पिता शिक्षित ना होने या समय ना देने के कारण मदद नहीं कर पाते। ठीक है, माता पिता शिक्षित नहीं होते हैं और उनके काफ़ी माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चों को समय नहीं दे पाते, इस वजह से बच्चे सही ढंग से सीख नहीं पाते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट देखेंगे संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी, इसमें किताबें, कच्ची शिक्षण सामग्री और प्रशिक्षण शिक्षक की कमी होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखेंगे, यही ऐसे ही पॉइंट आपको बना के लिखने अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, आपको फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी किसी भी बच्चे को। चौथा पॉइंट कह रहा है ध्यान की कमी।
ध्यान की कमी, छोटे बच्चों का ध्यान जल्दी भटक जाता है, जिससे सीखना प्रभावित होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं क्या वो इधर उधर देखते रहते हैं, उनको ध्यान नहीं दे पाते हैं कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, तो उनका ध्यान इधर उधर भटक जाता है, तो वो जल्दी सीख नहीं पाते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। इसमें 5वां पॉइंट देखें, अलग अलग सीखने की गति। अलग अलग सीखने की गति, इसमें सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं, यानी एक समान नहीं सीखते हैं, कुछ को अधिक समय लगता है, यानी कि सभी बच्चों का IQ लेवल होता है वो अलग अलग होता है। यानी कोई बच्चा तो ऐसा होता है जो जल्दी सीख लेता है, टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है वो जल्दी पकड़ लेता है, जल्दी सीख लेता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, ठीक है, उनको ज़्यादा समय लगता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार में ही समझ जाते हैं कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। क्लियर। 6वां पॉइंट देखेंगे, भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं, यानी अधिक बच्चों के कारण व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन होता है। यानी कि भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं जिसमें ज़्यादा बच्चे होते हैं, यानी कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो टीचर उन पर सही से ध्यान नहीं दे पाता है हर एक बच्चे पर। ठीक है, यानी कि कम बच्चे होंगे तो वो जल्दी से ध्यान दे पाएगा, हर एक बच्चे से पूछ पाएगा कि उसने क्या पढ़ाया, वो सवाल जवाब भी कर पाएगा। कम बच्चों वाली क्लास में अगर अधिक बच्चे होंगे, ज़्यादा बच्चे होंगे तो शिक्षक हर एक से नहीं पूछ पाएगा, अगर पूछेगा तो पढ़ाएगा कब, ठीक है, तब तक उसका टाइम निकल जाएगा। 7वां पॉइंट देखें, 7वां पॉइंट कह रहे हैं अनुसूचित शिक्षण विधियाँ। यदि पढ़ाने का तरीका रोचक ना हो तो बच्चे रुचि नहीं लेते हैं। पढ़ाने का तरीका अगर शिक्षक का रोचक ना हो, यानी इंटरेस्टेड ना हो, बच्चों के अकॉर्डिंग ना हो, तो बच्चे उसे नहीं सीख पाते, उसमें पढ़ने में रुचि नहीं लेते, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, क्लियर। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। नोट्स में आपको सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट, ये क्वेश्चन मिल जाएगी, ये PDF मिल जाएगी, तो आप नोट्स परचेज कर लो। ठीक है, नोट्स खरीद लो, अभी तक नहीं खरीदे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, क्लास को लाइक करो, लाइक बहुत कम आ रहे हैं भैया, आप लाइक करोगे तभी तो हमें लगेगा कि आप क्लासेस देख रहे हो, क्लास को पसंद कर रहे हो, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जो पहले भी आ चुके हैं, और ये सारे के सारे हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2026 वाले एग्जाम में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु शिक्षा शिक्षक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शिशु शिक्षा शिक्षक की विशेषताओं का वर्णन करना, यानी कि जो शिशु होता है यानी बच्चा होता है, शिशु शिक्षा यानी बच्चे की जो शिक्षा होती है उसमें शिक्षक की विशेषताओं का वर्णन करना है। यानी कि जो शिशु है यानी बच्चा जो शिक्षा ग्रहण करता है उसमें शिक्षक की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। ठीक है, एक शिशु बच्चे के लिए। तो उसी में यहाँ पे देखेंगे पॉइंट के माध्यम से, धैर्यवान, बच्चे को बार बार समझाने की क्षमता रखता हो। यानी कि एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए, शिशु शिक्षा देने वाला, यानी कि छोटे बच्चों को शिक्षा देने वाला शिक्षक कैसा होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, यानी बच्चों को बार बार समझाने की क्षमता रखता हो। ठीक है, यानी बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, जब तक बच्चे की समझ नहीं आ रहा है तब तक समझाने वाला क्या होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए, तभी बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे और जल्दी सीख पाएंगे। ऐसा शिक्षक नहीं होना चाहिए कि एक बार में पढ़ा दिया, जिसको समझ में आ गया, नहीं आया तो चलो आगे बढ़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्रेम पूर्ण व स्नेही, बच्चों के साथ प्यार और अपनापन से व्यवहार करता हो। यानी कि एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, प्रेम पूर्ण व स्नेही होना चाहिए, यानी बच्चों के साथ साथ वो अपनापन और व्यवहार करता हो। ठीक है, अपनापन यानी बच्चों को ऐसा लगे कि अपने ही घर में अपने ही लोग, अपने ही मतलब अपने ही जानते हैं, यानी माता पिता जैसे बच्चे का ख्याल रखते हैं, उसे अच्छे से समझते हैं, वैसे ही शिक्षक को अपनापन दिखाना चाहिए, बच्चों के प्रति व्यवहार रखना चाहिए, ताकि वो शिक्षक को अपना ही समझे और उसे शिक्षक से सीखने की इच्छा जताएं। ठीक है, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए, डर ना लगे शिक्षक से। तीसरा पॉइंट है रचनात्मक, क्रिएटिविटी, यानी कि नए नए तरीक़ों से पढ़ाने की कला रखता हो। एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए, यानी बोरिंग शिक्षक नहीं होना चाहिए, यानी कि एक ही तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, यानी कि रचनात्मक होना चाहिए, नए नए तरीका रखने वाला होना चाहिए, यानी कि नए नए तरीक़ों से पढ़ाने की कला आनी चाहिए, ताकि बच्चे इंटरेस्ट ले सकें, रुचि ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट चौथा पॉइंट देखें, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान यानी कि बच्चों की भावनाओं और ज़रूरतों को समझता हो। ठीक है, एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए बच्चों की भावनाओं और ज़रूरतों को समझता हो। सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। इसी बात पे क्लास को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट देखें, खेल खेल में शिक्षा देने वाला, यानी पढ़ाई को रोचक और आनंददायक बनाने वाला शिक्षक होना चाहिए, खेल खेल में शिक्षा देने वाला होना चाहिए।
छठा, सहानुभूतिपूर्ण यानी बच्चों की समस्याओं को समझकर सहायता करता हो ऐसा शिक्षक होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण वाला। और सातवां, प्रेरक यानी कि मोटिवेटर होना चाहिए, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हो ऐसा शिक्षक होना चाहिए, ताकि बच्चों को एकदम मोटिवेट्स मिले। मोटिवेट्स करने वाला शिक्षक होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट है एक अच्छे शिक्षक के शिशु के लिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है, शेयर करो ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें। बहुत कम बच्चे जुड़ रहे हैं, और बच्चे जुड़ सकें, क्लास को शेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। विद्यालय यानी कि स्कूल, इसे शाला भी बोलते हैं। तो विद्यालय की क्या क्या कौन कौन सी आवश्यकता होती है और उसका महत्व क्या होता है, इन पर प्रकाश डालना है। सबसे पहले हम आवश्यकता की बात करेंगे। तो आवश्यकता में देखेंगे हम आवश्यकता, ठीक है। विद्यालय की आवश्यकता यानी स्कूल की आवश्यकता, बच्चों को व्यवस्थित शिक्षा देने के लिए क्या होना चाहिए, एक स्कूल होना चाहिए। स्कूल की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए, विद्यालय की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए, बच्चों को व्यवस्थित शिक्षा देने के लिए होनी चाहिए, ठीक है। अनुशासन और नियम सिखाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, विद्यालय की होती है, विद्यालय की आवश्यकता होती है। सामाजिक जीवन के लिए तैयार करने हेतु विद्यालय की आवश्यकता होती है। नैतिक मूल्यों के विकास के लिए विद्यालय की आवश्यकता होती है। इसमें आप और भी अपने अकॉर्डिंग पॉइंट जोड़ सकते हैं कि विद्यालय की कौन कौन सी आवश्यकताएं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो आप अपने तरफ से भी पॉइंट जोड़ सकते हैं। अब इसके विद्यालय के महत्व के बारे में बात करेंगे। तो विद्यालय का महत्व देखेंगे, ठीक है। महत्व की बात करेंगे, अभी हमने आवश्यकता की बात करी, अब महत्व की बात करेंगे। यानी ज्ञान प्राप्ति, विद्यालय में क्या होती है, ज्ञान प्राप्ति होती है। पढ़ना लिखाना और विभिन्न विषयों का ज्ञान मिलता है। कहाँ पे मिलता है, ये विद्यालय यानी स्कूल में मिलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें, व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास, बच्चे का व्यक्तित्व विकास कहाँ होता है, विद्यालय में होता है, ठीक है। तो एक ये भी महत्व है। इसमें आत्मविश्वास, सोचने और बोलने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखें, सामाजिक विकास, इसमें मिलजुल कर रहना और सहयोग करना सीखते हैं। कहाँ पे सीखते हैं, तो ये भी महत्व है विद्यालय में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अच्छे नागरिक बनना, जिम्मेदारी और कर्तव्य का ज्ञान होता है। कहाँ पे होता है, ये विद्यालय के अंदर, ठीक है। भविष्य निर्माण यानी आगे की पढ़ाई और रोजगार के लिए आधार तैयार करता है, कौन करता है, विद्यालय करता है, ठीक है। तो ये विद्यालय के क्या है, महत्व है। ये 5 पॉइंट के माध्यम से आपको समझाया गया है विद्यालय का महत्व, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनमें अपने शब्दों का भी प्रयोग करें, आप इनमें और भी एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ें और एक्स्ट्रा शब्द जोड़ें, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। हम शॉर्ट में करा रहे हैं आपको समझाने के लिए, कम समय में आप इसे समझ सकें। प्रभावशाली एवं सूचनात्मक अभिलेख के नियम लिखिए। प्रभावशाली एवं सूचनात्मक अभिलेख के नियम आपको लिखनी है। तो प्रभावशाली एवं सूचनात्मक अभिलेख क्या होता है, ये आप जानेंगे, ठीक है। तो इसकी कौन कौन से नियम है आप इसे समझेंगे, प्रभावशाली और सूचनात्मक अभिलेख, ठीक है। तो इनके पॉइंट के माध्यम से ही जानेंगे। सरल और स्पष्ट भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। अभिलेख ऐसा हो जिसे हर कोई आसानी से समझ सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, सत्य और तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए, यानी कि सभी विवरण सही और प्रामाणिक होने चाहिए। तीसरा पॉइंट देखें, संक्षिप्त लेकिन पूर्ण होना चाहिए। आवश्यक जानकारी पूरी हो, अनावश्यक बातें ना हो, ठीक है। आवश्यक जानकारी हो, अनावश्यक जानकारी ना हो, यानी कि बिना काम की कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट देखें, समय पर लेखन, यानी कि अभिलेख समय पर तैयार किया जाना चाहिए। निष्पक्षता यानी किसी भी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव नहीं होना चाहिए। व्यवस्थित प्रस्तुति यानी जानकारी क्रमबद्ध और साफ सुथरी होनी चाहिए। और सातवां आपका उद्देश्यपूर्ण, यानी अभिलेख का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। तो ये पॉइंट है आपके 7 पॉइंट के माध्यम से आप इसे समझें और अच्छे से इसे 1-2 बार क्लास को देखें और अच्छे से पढ़ें। प्रभावशाली एवं सूचनात्मक अभिलेख के नियम है जी, आपसे ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, ठीक है। हम जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं वो पहले भी डीएलएड में आ चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। पाठचर्या की विशेषता लिखिए। पाठचर्या की विशेषता, पाठचर्या की विशेषता लिखिए। तो पाठचर्या की कौन कौन सी विशेषताएं वो आपको लिखनी है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट के माध्यम से आपको हम समझाएंगे सरल और आसान भाषा का प्रयोग करते हुए। पहली जो विशेषता है वो उद्देश्य आधारित है, ठीक है। पाठचर्या की विशेषता कैसी होनी चाहिए, उद्देश्य आधारित होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, ठीक है। दूसरा है बालक केंद्रित, बच्चों की रुचि और क्षमता के अनुसार होती है। और पाठचर्या कैसी होती है, बच्चों की रुचि और क्षमता के अनुसार होती है। तीसरा पॉइंट देखें, समग्र विकास पर बल देती है, ठीक है। यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक
और भावनात्मक विकास करती है। ठीक है, पाठचर्या जीवनोपयोगी यानी कि जीवन में काम आने वाली शिक्षा प्रदान करती है। कौन करती है? पाठचर्या। तो ये पाठचर्या की विशेषताएं जो हम आपको बता रहे हैं, और देखें हमने बहुत सारी विशेषताएं देख रखी हैं। लचीली यानी फ्लेक्सिबल, समय और परिस्थिति के अनुसार बदली जा सकती है, ऐसी होनी चाहिए पाठचर्या। अनुभव आधारित होनी चाहिए यानी गतिविधियों और अनुभव से सीखने पर बल देती हो, यानी गतिविधियों और अनुभव से सीखने पर क्या देती हो? बल देती हो। 7 क्रमबद्ध होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए यानी सरल से कठिन क्रम में व्यवस्थित होनी चाहिए। और मूल्यांकन आधारित यानी सीखने की प्रगति की जांच की जाती हो। ठीक है, ये पाठचर्या की आपकी विशेषता है। अब पाठचर्या विकास के सिद्धांत देखेंगे। पाठचर्या विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? ठीक है, पाठचर्या विकास के सिद्धांत की बात करें तो इसमें उद्देश्य का सिद्धांत होना चाहिए, यानी पाठचर्या के उद्देश्य स्पष्ट और निश्चित होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पाठचर्या के उद्देश्य कैसे होने चाहिए? स्पष्ट और निश्चित होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट देखें, बालक केंद्रित सिद्धांत, इसमें बच्चे की रुचि, आवश्यकता और क्षमता के अनुसार हो। और तीसरा पॉइंट देखें, अनुभव का सिद्धांत, यानी सीखने के लिए गतिविधि और अनुभव के अवसर हों। जीवन उपयोगिता के सिद्धांत में, यानी शिक्षा जीवन में उपयोगी होनी चाहिए। ठीक है, सरल से कठिन का सिद्धांत, इसमें विषय वस्तु क्रमबद्धित होनी चाहिए। ठीक है, क्रमबद्ध क्रम से होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें, सामाजिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, इसमें समाज के मूल्यों और ज़रूरतों को शामिल करना चाहिए। लचीलापन का सिद्धांत, यानी समय के अनुसार परिवर्तन संभव हो। और समन्वय का सिद्धांत में आप लिखेंगे सभी विषयों में आपसी संबंध हो। और 90 पॉइंट में देखें, निरंतर मूल्यांकन यानी समय समय पर सुधार और जांच होनी चाहिए। तो ये आपके 9 पाठचर्या के 9 सिद्धांत हैं जो इनके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन जो हम आपको करा रहे हैं। क्लास को लाइक करो भाई, आपने लाइक नहीं किया है अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इकाई योजना का अर्थ व विशेषता लिखिए। इकाई योजना का अर्थ और विशेषता आपको लिखनी है। तो इकाई योजना का अर्थ जानेंगे। इकाई योजना वह योजना है जिसमें किसी एक अध्याय या विषय को निश्चित समय में क्रमबद्ध ढंग से पढ़ाने की पूरी रूपरेखा बनाई जाती है। इकाई योजना वह है जो जिसमें एक अध्याय लेते हैं, उसमें एक अध्याय विषय वस्तु को निश्चित समय, एक समय के अनुसार, यानी कि आपको 2 घंटे में ये कंप्लीट करना है तो करना है क्रमबद्ध तरीके से। ऐसे नहीं आप कुछ भी पढ़ा रहे, क्रमबद्ध तरीके से सही ढंग से पढ़ाने की पूरी जो रूपरेखा बनाई जाती है उसे इकाई योजना कहते हैं। ठीक है, जो शिक्षक आपकी क्लास में पढ़ाने जाते हैं वो पहले इकाई योजना बनाकर ही पढ़ाने जाते हैं। ठीक है, तो ये इकाई योजना का अर्थ है। और इकाई योजना की विशेषताएं देखेंगे, आप समझेंगे इकाई योजना की विशेषताओं से समझेंगे। पूर्व नियोजित, यानी कि शिक्षक पहले पूरी योजना तैयार करता है। ठीक है, तब जाके आपको क्लास में पढ़ाता है। पूर्व नियोजित में क्या लिखेंगे आप? शिक्षक पहले से पूरी योजना तैयार करता है। स्पष्ट उद्देश्य रहता है शिक्षक का, यानी प्रत्येक इकाई के सीखने के लक्ष्य निर्धारित होते हैं। समयबद्ध, यानी अध्याय को निश्चित दिनों या समय में पूरा किया जाता है, यानी 1 घंटे में तो 1 घंटे में, यानी 2 दिन में तो 2 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, क्रमबद्धता, विषय वस्तु को सरल से कठिन क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। और 5वां पॉइंट देखें, गतिविधि आधारित, यानी इसमें चार्ट, मॉडल, प्रयोग आदि शामिल होते हैं। शिक्षण सामग्री का उपयोग, इसमें सहायक सामग्री से सीखना प्रभावी होता है। मूल्यांकन शामिल की बात करें तो मूल्यांकन शामिल, यानी अंत में छात्रों की समझ की जांच की जाती है। ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने इकाई योजना की बात की, अब हम पाठ योजना की बात करेंगे। ठीक है, पाठ योजना निर्माण के सिद्धांत लिखिए। पाठ योजना निर्माण के सिद्धांत आपको लिखने हैं, तो आपको अच्छे से पॉइंट के माध्यम से समझाएंगे, आपको समझना है सारे क्वेश्चन को और उत्तर को। ठीक है, क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाता है तो उत्तर जल्दी आएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, आपको रटना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन को समझना है, फिर उसके उत्तर को समझना है। जैसे ही इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछता है तो आप लिख के आइएगा। ठीक है, क्लियर। तो पाठ योजना निर्माण के सिद्धांत लिखने हैं। तो पाठ योजना निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत हैं, कैसे आपको लिखना है, वो सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। ठीक है,
तो क्लास को लाइक कर दें भाई, अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो सभी जगह शेयर भी कर दें। और नोट्स नहीं लिए हैं तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, बंटी क्लासेस के नोट्स परचेज़ कर लो। नंबर नोट कर लो, 72 40 28 72 81। ये व्हाट्सअप नंबर है भाई। व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें सर हमें नोट्स लेने हैं, नोट्स ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले लो, थोड़े से पैसे खर्च करो, अच्छी परसेंटेज बनाओ, ठीक है। कम समय बचा है आपके पास, अच्छी तैयारी करनी है, पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पढ़ लो, अगर आप कुछ नहीं पढ़ोगे तो आप कुछ नहीं लिख पाओगे, ठीक है। और बात सीरीज बुक की बात करें तो भाई सीरीज बुक में सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं तो आप उसे कम समय में नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए आप नोट्स खरीद लें, नोट्स को पढ़ें, ठीक है, और क्लासेस देखें। तो हम बात कर रहे थे पाठ्य योजना निर्माण के सिद्धांत की, तो इसमें आपको पॉइंट के माध्यम से समझना है और अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए पाठ्य योजना का, ठीक है, जिसमें पाठ पढ़ाने से पहले लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि बच्चों को क्या सिखाना है, ठीक है। पाठ पढ़ाने से पहले एक लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। एक शिक्षक का, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको बच्चों को क्या पढ़ाना है। जैसे कि आप क्लास में गए तो आपको पहले ही से ही तैयार करके ले जाना है कि मुझे इतना पढ़ाना है क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाल केंद्रिता, यानी बच्चों की रुचि, स्तर और आवश्यकता के अनुसार योजना बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं मैं ये पढ़ा दूंगा, आप मुझ पे ये आता है, लेकिन ये नहीं करना है आपको ध्यान रखना है कि बच्चों को क्या समझना है। बच्चों मतलब कितनी एज के बच्चे हैं, किस क्लास में आप जा रहे हैं, उसी क्लास के अकॉर्डिंग आपको योजना तैयार करनी है पाठ पढ़ाने के लिए, और क्या पढ़ाना है, बच्चों की रुचि का ध्यान रखना है, बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखना है, बच्चों के अनुसार ही आपको योजना बनानी है, ठीक है। तो बच्चों के बाल केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देकर, नेक्स्ट पॉइंट देकर, सरल से कठिन का सिद्धांत। इसमें विषय वस्तु को आसान से कठिन क्रम में पढ़ाया जाता है, ठीक है। यानी कि सरल से कठिन का सिद्धांत, यानी आपको पहले सरल चीज़ें पढ़ानी ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आने लगे, धीरे धीरे हार्ड लेवल बढ़ते जाना, यानी कठिन की तरफ बढ़ते जाना। ऐसा नहीं कि आप शुरुआत में आके बच्चों को पता ही नहीं है, आप कठिन चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उन्हें बोरिंग लगेगी आपकी क्लास, तो वो अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। पहले आप ऐसी चीज़ें पढ़ाएं बच्चों को जिनसे उन्हें समझ में आ सके, और धीरे धीरे आप कठिन का लेवल बढ़ाते चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, सरल से कठिन की ओर। चौथा पॉइंट देखें, पूर्व ज्ञान का अध्ययन ध्यान। पूर्व ज्ञान का ध्यान, यानी बच्चों को पहले से ज्ञात ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। पांचवा पॉइंट देखें, शिक्षण सामग्री का उपयोग करें, चार्ट, मॉडल, चित्र आदि का उपयोग करना चाहिए। छठा पॉइंट देखें, समय का उचित विभाजन, यानी कि हर गतिविधि के लिए योजना निर्धारित होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सक्रिय सहभागिता, यानी बच्चों को प्रश्न, चर्चा और गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। आठवां पॉइंट देगा, पुनरावृत्ति व मूल्यांकन। अंत में सीखी हुई बातों की जांच और पुनरावृत्ति करनी चाहिए कि बच्चों ने क्या सीखा है, तो आपको ये जांच करनी चाहिए कि आपने क्या सिखाया है उनको, ठीक है। उनकी पुनरावृत्ति भी करनी चाहिए, यानी दोहराना भी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यानी बालक के जो संवेगात्मक विकास है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। कारकों का विवरण करना है, आपको वर्णन करना है कि कौन कौन से जो प्रभाव करने वाले कारक हैं जो बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। तो चलिए देखें, सबसे पहला जो पॉइंट है वो परिवार का वातावरण, ठीक है। परिवार का वातावरण, घर में प्रेम, सुरक्षा और सहयोग मिलने से बच्चा भावनात्मक रूप से संतुलित बनता है। झगड़े या उपेक्षा से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें, माता पिता का व्यवहार। माता पिता का स्नेह, अनुशासन और मार्गदर्शन बच्चे की भावनाओं का सही दिशा देता है, बच्चों की भावनाओं को सही दिशा देता है। तीसरा पॉइंट देखें, विद्यालय का वातावरण। इसमें शिक्षक का व्यवहार, सहपाठियों के साथ संबंध और स्कूल का माहौल भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, पीयर्स यानी कि मित्र समूह। इसमें अच्छे मित्र का सहयोग, आत्मविश्वास और सामाजिक भावनाएं बढ़ती हैं। गलत संगति से नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, ठीक है। जैसे आपके मित्र सही हैं तो आप पे सही प्रभाव पड़ेगा, अगर आपके मित्र गलत हैं तो आप पे गलत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखें, शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य बच्चा सामान्यतः और खुश और सक्रिय रहता है, जबकि बीमारी से
चिड़चिड़ापन आ सकता है बच्चे में, ठीक है, तो वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट पॉइंट देखें, सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव कैसा रहता है बच्चे के ऊपर। तो समाज के नियम, परंपराएं और मूल्य बच्चों के भावनात्मक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, आर्थिक स्थिति, आर्थिक कठिनाइयों से तनाव और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। 8वां पॉइंट देखें, मीडिया और तकनीक यानी टीवी, मोबाइल आदि का प्रभाव बच्चों के व्यवहार और भावनाओं पर पड़ता है, ठीक है। क्लियर, ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। ये सारे सब्जेक्ट के जो भी नोट्स हैं, जो भी क्लास के नोट्स हैं, आपको नोट्स में मिल जाएंगे अगर आपने नोट्स परचेस कर रखे हैं तो, ठीक है। अगर आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो आप नोट्स ले लो, मैं आपको नंबर नोट करा देता हूँ, नंबर नोट कर लो सभी स्टूडेंट। 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। 72 40 28 72 81, 72 40 28 72 81। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स परचेज कर लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे नोट्स में। और ये क्लासेस आप देख रहे हैं, ये क्लासेस को कम से कम 2-3 बार देखें और नोट्स पढ़ें, ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सामवेगिक बुद्धि क्या है। सामवेगिक बुद्धि क्या है, इसके तत्वों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे सामवेगिक बुद्धि का अर्थ जानेंगे। सामवेगिक बुद्धि अर्थ क्या होती है, ठीक है। सामवेगिक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ जानेंगे। सामवेगिक बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझता है, नियंत्रित करता है और उचित तरीके से व्यक्त करता है, ठीक है। ये सामवेगिक यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ है। सामवेगिक बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझता है। आप एक दूसरे की भावनाओं को समझता है, यानी दूसरे का दुख को आप समझ सकते हैं, दूसरे की खुशी को आप समझते हैं। तो ये क्या इमोशनल इंटेलिजेंस है, यानी कि सामवेगिक बुद्धि है, ठीक है। और आप नियंत्रित कर लेते हैं अपने दुख पर, अपनी खुशी पर, उचित तरीके से व्यक्त करते हैं किसी के सामने। तो ये क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो अब इसके सामवेगिक बुद्धि के तत्व जानेंगे, कौन कौन से तत्व हैं इसके। सामवेगिक बुद्धि के तत्व के बारे में पढ़ेंगे। आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस यानी कि अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता। उदाहरण के तौर पे देखें, गुस्सा आने पर यह समझना कि मैं गुस्से में हूँ, ठीक है। गुस्सा आने पर यह समझना कि मैं गुस्से में हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, आत्म जागरूकता हो जाएगी, यानी अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता, ठीक है। क्लियर। दूसरा आत्म नियंत्रण यानी कि सेल्फ रेगुलेशन, यानी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता। आपको अपनी भावनाओं की नियंत्रण करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि गुस्से में गलत शब्द नहीं बोलना, ठीक है। गुस्से में गलत शब्द नहीं बोलना। आपको गुस्सा आता है तो आप गुस्से में कुछ गलत ना बोलें, तो ये क्या हो जाएगी, आत्म नियंत्रण हो जाएगा, ठीक है। आप अपने आप पे कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखें, प्रेरणा। प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए स्वयं को प्रेरित करना, अपने लक्ष्य को पाने के लिए स्वयं को प्रेरित करना, यानी असफलता के बाद भी प्रयास करते रहना, ठीक है। और चौथा पॉइंट देखें, सहानुभूति। सहानुभूति यानी कि एम्पैथी, यानी कि दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता, दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता, यानी किसी दुखी मित्र को सांत्वना देना, ठीक है, किसी दुखी मित्र को सांत्वना देना। नेक्स्ट पॉइंट देखें, सामाजिक कौशल यानी कि सोशल स्किल्स, यानी कि दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने और बनाए रखने की क्षमता। दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने और बनाए रखने की क्षमता, सहयोग करना, मिलजुल कर काम करना, ठीक है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमने आपको करा दिया। आज ही क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं। ये हमने कराए थे सामवेगिक बुद्धि के तत्व हैं, आपको इनको पढ़ लेना है, 1-2 बार क्लास को देख लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद आपको आंसर लिखना है। और इसमें आप अपनी तरफ से भी शब्द लिख सकते हैं जब एग्जाम कॉपी आप लिखेंगे तब, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए हैं। तो आपने ये क्लास अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और सभी जगह शेयर कर दें, ताकि और स्टूडेंट भी इसे देख पाएँ और अपनी अच्छी तैयारी कर सकें।
और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वो आगे नेक्स्ट और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास देख सकें और MPDL की जानकारी सबसे पहले पा सकें। ठीक है, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आपको कोई डाउट हो या क्लास कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट में बताएं। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो वो नोट्स ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। मैं आपको नंबर नोट करा देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए, तो आप नोट्स परचेज कर लें, नंबर नोट कर लें 72 40 28 72 81। ये व्हाट्सएप नंबर है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो 803 पेपर की ये हमने दूसरी क्लास आपको करा दी है, पूर्व बाल अवस्था एवं परिचर्या शिक्षा की ये दूसरी क्लास है। अब आगे हम नेक्स्ट आपकी तीसरी क्लास लेके आएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सारी सब्जेक्ट की आपको ऐसे ही क्लास रेगुलर देखने को मिलेंगी, तो आप देखते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।